चैप्टर 14 द थ्योरी ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स। तो ऑथर ने जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में भी बोला था कि प्रेफर्ड स्टॉक एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मांगते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स को। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि प्रेफर्ड स्टॉक का प्रिंसिपल और इनकम रिटर्न लिमिटेड होती है। जितना इंटरेस्ट पे करने को बोला गया स्टार्टिंग में उतना ही इंटरेस्ट पे होगा और प्रिंसिपल कोई अप्रिशिएट नहीं होने वाला उसका। दूसरा, जो प्रेफर्ड स्टॉक का ओनर है उसका कोई क्लेम नहीं होता कंपनी के एसेट्स पे, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल और इनकम उसको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑथर बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स बॉन्ड्स और स्टॉक्स की लिमिटेशंस का एक मिक्सचर है और प्रेफर्ड स्टॉक्स ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स एडवर्स कंडीशंस में, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक का हक बाद में आता है बॉन्ड होल्डर से। तो बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो बॉन्ड की इंटरेस्ट पेमेंट है ना, वो तो कंपलसरी है, कंपनी नहीं पे करेगी तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। जबकि जो प्रेफर्ड स्टॉक है उस पर जो डिविडेंड की पेमेंट है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टर्स के ऊपर। अगर वो डिसाइड करेंगे कि पे करनी है तो पे होगा, अगर वो डिसाइड करेंगे कि नहीं पे करनी इनको इस बार तो नहीं पे होगी। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी हैं, प्रेफर्ड डिविडेंड से बहुत ज़्यादा है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो पेमेंट यूजुअली हो जाएगी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की। तो यानी कि क्लेम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ बॉन्ड होल्डर्स के। और अगर कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है, कंपनी ने अर्निंग्स ही बहुत कम जनरेट किए हैं, तो बॉन्ड होल्डर्स के पास क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होती। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उसके साथ डिक्रीज हो जाती है। तो फिर इन्वेस्टर ये सोचते हैं और इसे एक जनरल रूल बनाया हुआ है कि बॉन्ड फॉर्म है जो उसके पास कोई खास एडवांटेज नहीं है प्रेफर्ड स्टॉक से, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो प्रेफर्ड स्टॉक भी उतनी अच्छी है जितना अच्छा बॉन्ड है, और अगर कंपनी बुरी है तो बॉन्ड्स भी उतने बुरे हैं जितनी बुरी प्रेफर्ड स्टॉक है। इस पे एक बार रुक के सोच लेना थोड़ा। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ये सही थिंकिंग नहीं है। प्रेफर्ड स्टॉक बॉन्ड से ज़्यादा कमज़ोर है, तो बॉन्ड होल्डर्स को तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर्स क्या करते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं जो उनके पैसे रोक लेते हैं। वो इसलिए रोक लेते हैं, चाहे कंपनी के पास पे करने की क्षमता भी हो, लेकिन वो पैसे इसलिए रोक लेंगे ये कह के कि फ्यूचर वेलफेयर होगा कंपनी का, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे कि कंपनी एक्सपैंड करने की सोच रही है तो इसलिए वो कैश इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, डिविडेंड नहीं पे करेंगे उन्हें, या फिर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए उससे कैसे डील करेंगे, तो इसलिए कैश इकट्ठा कर लेते हैं कई बार। तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक तो वो ये भी चाहता है कि मेरी इनकम कंटिन्यू होनी चाहिए कंपनी को, चाहे कुछ हो ना हो मुझे नहीं पता, और दूसरा ये होता है कि अगर वो सस्पेंड कर दे डिविडेंड तो कंपनी का फ्यूचर बन जाएगा, और अगर कंपनी ने सही पैसा का इस्तेमाल किया उसके, तो उसको आगे भी पैसे मिलते रहेंगे, इनकम तो आ ही रही है ना उसकी। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह जाता है बंदे का। और फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर और कॉमन स्टॉक होल्डर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर प्रेफर्ड डिविडेंड रोक दिया डायरेक्टर ने तो वो पैसा कंपनी को बढ़ाने में यूज़ होगा, और अगर कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, शेयर प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं उनका तो कोई शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा ना, उनको तो फिक्स्ड इनकम मिल रही है, तो कंपनी के बेहतर होने का भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर देखा जाए एक तरह से। तो मतलब कॉमन स्टॉक होल्डर को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का, और उनके एक्सपेंस पे मिल रहा है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के। और फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनके भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो कई बार कॉमन स्टॉक होल्डर्स का फेवर करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर की बजाय, क्योंकि जो कॉमन स्टॉक होल्डर हैं वही इलेक्ट करते हैं उन्हें ज़्यादातर। और फिर कई बार तो डायरेक्टर्स कॉमन स्टॉक होल्डर का भी फेवर नहीं करते, बल्कि मैनेजमेंट का फेवर करते हैं कंपनी का, क्योंकि वहीं से उन्हें सैलरी मिल रही है। तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर का बेस्ट इंटरेस्ट देखने की बजाय अपना बेस्ट इंटरेस्ट देखने लग जाते हैं। तो ऑथर बोलते हैं कि ये जो वीकनेस है प्रेफर्ड स्टॉक्स की बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, इसका एक ही हल है कि इनके पास, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास अच्छी वोटिंग राइट्स होनी चाहिए एंटरप्राइज के ऊपर। जैसे ही डिविडेंड सस्पेंड करते हैं डायरेक्टर्स, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के पास इमीडिएटली वोटिंग कंट्रोल आ जाना चाहिए। मतलब अब वो डिसाइड करेंगे जो उनके डिविडेंड्स विद होल्ड हुए हैं उनको वो सही जगह लगाएं। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं, और अगर होता भी है कुछ कंपनीज में, तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं वो इस वोटिंग कंट्रोल का सही से फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो ये चीज़ भी यूजलेस हो जाती है। फिर ऑथर बोलते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, कि जो यील्ड और रिस्क है वो कमेंसुरेबल नहीं है। हाई यील्ड हाई रिस्क को ऑफसेट नहीं कर सकती। अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक खरीद रहे हैं और आपको रिस्क है कि आपका प्रिंसिपल लॉस हो जाएगा, और उसके बदले में कंपनी आपको हाई प्रेफर्ड डिविडेंड दे रही है, तो वो उसको ऑफसेट नहीं कर सकती। क्या चीज़ ऑफसेट कर सकती है? आपको एक अच्छा खासा चांस मिलना चाहिए प्रिंसिपल प्रॉफिट का भी।
अब आ जाओ क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स, मतलब कब प्रेफर्ड स्टॉक खरीदनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इनका। तो 3 बातें बोलते हैं ऑथर इसके रिगार्डिंग। पहला तो यही कि कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट सेफ बॉन्ड की तो उन्हें फुलफिल करनी चाहिए। दूसरा, जो बॉन्ड्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है उनको एक्सीड भी करना चाहिए अच्छे मार्जिन से, क्योंकि हमारे पास एक कोई रिस्क भी है ना कि डायरेक्टर्स के पास डिस्क्रेशनरी पावर है कि हमारे डिविडेंड्स को वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो ऑथर एक लिस्ट निकालते हैं 21 कंपनीज की, मेरे ख्याल से जितनी भी टोटल प्रेफर्ड स्टॉक लिस्टेड थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 1932 में, तो उनके 5% यानी कि 21 स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्म किया था डिप्रेशन में भी। तो ऑथर बोलते हैं कि साउंड प्रेफर्ड स्टॉक कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनल फिनोमिनन है। एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि साउंड प्रेफर्ड स्टॉक होती हैं वो एनोमलीज या गलतियां होती हैं कंपनी की। गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती थी, बॉन्ड इशू करने पे उसे इंटरेस्ट जो वो पे करती है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने पे अगर प्रेफर्ड स्टॉक सही चलेगी तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उसका फायदा हुआ, कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को तो टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिला उसका, बल्कि डिविडेंड पे तो टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऑथर बोलते हैं या तो प्रेफर्ड स्टॉक जो कंपनी इशू कर रही है उसको फायदा होगा क्योंकि वो फ्यूचर में डिविडेंड रोक सकती है, अगर वो नहीं रोकेगी तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का फायदा होगा क्योंकि कंपनी का नुकसान होगा। कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती थी, कंपनी में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर होते हैं उन्हें भी तो हम लिमिटेड इनकम ही दे रहे हैं ना, तो हो सकता है वो जो पैसा है प्रेफर्ड स्टॉक से जो हम रेज कर रहे हैं इशू करके, उसको हम बेहतर जगह पे लगा सकें जिससे हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रही है। जितना हम उन्हें पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम जनरेट कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट हो सकता है इनका भी। लेकिन मेरे ख्याल से ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन मकसद होता है प्रेफर्ड स्टॉक इशू करने का वो यही होता है कि डिविडेंड हम कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो उस केस में तो ऑथर बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बंदे का ही फायदा होगा। अगर डिविडेंड कैंसिल होंगे तो फिर इनका नुकसान हो गया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का, नहीं हुए तो कंपनी का नुकसान हो गया क्योंकि उसे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर अगर इतनी दिक्कतें हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स में तो फिर वो इतनी पॉपुलर कैसे हुई। तो ऑथर बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले मेजोरिटी ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स थी जो वो इंडस्ट्रियल इशू हुआ करती थी और वो स्पेकुलेटिव नेचर की हुआ करती थी, क्योंकि वो जो उनकी पार वैल्यू थी उससे बहुत ही बड़े डिस्काउंट में मिल रही होती थी, तो प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी होती थी उसमें। और फिर उसके बाद 15 साल तक लगातार प्रॉस्पेरिटी हुई, ग्रोथ हुई पूरी यूएसए की 1920s में वॉर के बाद, जिसकी वजह से प्रेफर्ड स्टॉक्स ने बढ़िया रिटर्न्स दी और इन स्टॉक्स ने बॉन्ड से भी बेहतर परफॉर्म किया। तो इन्वेस्टर्स को लगा कि प्रेफर्ड स्टॉक्स उतनी साउंड इन्वेस्टमेंट है जितनी की बॉन्ड्स, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर ऑथर बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने रिसेंटली स्टडी करी थी, 1940 की बात हो रही है, रिसेंटली नहीं, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था और ये प्रूव किया था कि प्रेफर्ड स्टॉक्स विदाउट बॉन्ड्स ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है प्रेफर्ड स्टॉक विद बॉन्ड्स से। यानी कि अगर कंपनी ने बॉन्ड्स भी इशू किए हैं और उसकी आप प्रेफर्ड स्टॉक खरीद रहे हो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बल्कि आप ऐसी कंपनी की प्रेफर्ड स्टॉक खरीदो जिसने बॉन्ड्स इशू ही नहीं किए हुए। क्योंकि जब एडवर्स डेवलपमेंट्स होंगी, यानी कि जब डिप्रेशन आएगा या कुछ रिसेशन आएगा, तब कंपनी की अर्निंग्स डिक्रीज होंगी तो बॉन्ड होल्डर्स का ही पूरा पटेगा, आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं अगर बॉन्ड्स हैं आपसे पहले तो ऐसी कंपनीज के ज़्यादा बेहतर हैं जिनके बॉन्ड्स है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये ऑब्जर्व की थी कि जो प्रेफर्ड स्टॉक की स्टेबिलिटी है वो कॉमन स्टॉक की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर कॉमन स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रेफर्ड स्टॉक भी स्टेबल है, अगर कॉमन स्टॉक की वैल्यू डिक्लाइन होगी तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक भी डिक्लाइन होगी। तो ऑथर बोलते हैं तो ऐसा हो गया कि अगर हेड्स आया तो कॉमन स्टॉक होल्डर जीतेगा और अगर टेल्स आया तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हारेगा। हेड्स आया तो कॉमन स्टॉक होल्डर कैसे जीतेगा, क्योंकि हेड्स मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस जा रही है कंपनी की, तो कॉमन स्टॉक होल्डर को ही प्रॉफिट मिलेगा ना, उसका तो अनलिमिटेड प्रिंसिपल गेन है। और अगर टेल्स आ गया, कंपनी ने बेकार परफॉर्म कर दिया, तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर के भी लग जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर इतना ही श्योर है कि कंपनी एक्सपैंड करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी या फ्यूचर में फायदा देगी, तो प्रेफर्ड स्टॉक क्यों खरीद रहे हो यार, कॉमन स्टॉक खरीद दो ना, फिर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करो अच्छे तरह से। लेकिन अगर इन्वेस्टर डाउटफुल है और इसलिए प्रेफर्ड स्टॉक खरीद ले तो वो अपनी प्रिंसिपल रिस्क कर रहा है, उसे लॉस हो सकता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक उसे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती प्रिंसिपल प्रॉफिट करने की भी। इस चैप्टर में इतना ही, धन्यवाद।